Hello everyone, I'm Devleen and today we'll be starting with Living World, the very first chapter of 11 biology and very easy and short chapter. So these are a very short, concise notes from the NCERT with important lines, examples and important points which you should remember. Let us start. So first of all, व्हाट इज़ अ लिविंग वर्ल्ड. हम लिविंग वर्ल्ड किसे कहते हैं? हमारे आसपास इतनी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो, कोई अमीबॉइड सब्सटेंस हो, अमीबा हो या कोई ह्यूमन हो, इतनी सारी चीज़ें हैं. हम लिविंग वर्ल्ड को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई प्लांट, कोई भी एनिमल, राइट, सारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक लिविंग वर्ल्ड. ठीक है. एंड फिर हम बात करते हैं लाइफ की, राइट. अब अगर हम बोलें कि कोई सब्सटेंस लिविंग है, फॉर एग्जांपल हम सबको पता है ह्यूमन बीइंग लिविंग है और जो एक चेयर है या एक टेबल है वो नॉन लिविंग है. तो हम वो चीज़ कैसे डिस्क्राइब करते हैं? लाइक कौन से बेसिस पे हमने बोला कि ह्यूमन बीइंग लिविंग है और चेयर नॉन लिविंग है? उसके लिए हमारे पास होते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. हम एक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं कि अच्छा, इस ऑर्गेनिज्म के पास ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये लिविंग है, इसके पास ये नहीं है, ये नॉन लिविंग है. तो वो सारे हैं बेसिस ऑफ लाइफ, जिनमें हम इंक्लूड करते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस. सबसे पहले है ग्रोथ. ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ एक इरिवर्सिबल इंक्रीज है, चाहे वो साइज हो, मास हो, वॉल्यूम हो या नंबर ऑफ सेल्स हो. एंड हम ये नहीं कह सकते कि अगर ग्रोथ हो रही है तो श्योरली वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, क्योंकि ग्रोथ लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में भी होती है. डिफरेंस होता है कि वो कौन सी टाइप ऑफ ग्रोथ है. अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ होती है दो तरह की, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब बाहर से किसी सब्सटेंस की डिपोजिशन होना और उस कारण ग्रोथ होना, जैसे कि हम सैंड ड्यून्स की देखते हैं, माउंटेन्स की देखते हैं, उनके ऊपर सब्सटेंस डिपॉजिट होता रहता है एंड ग्रोथ होती रहती है. बट अगर हम ह्यूमन बॉडी या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके ऊपर ग्रोथ किसी चीज़ के एड ऑन, ऊपर से एड ऑन होने के कारण नहीं होती. उनके अंदर ग्रोथ होती है अंदर सेल्स के कारण. तो जिस ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी, अंदर से ग्रोथ होगी, वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो अगर हमें बोला जाए कि इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो यस, अगर बोला जाए ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो नो. और अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम बात है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ क्या होगी? जब उसका सेल का नंबर बढ़ेगा. और रिप्रोडक्शन भी सेम चीज़ है. तो उन दोनों में ये दोनों सिनोनिम्स हैं, सिमिलर टर्म्स हैं, राइट. बट अगर हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ बहुत ही दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिससे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को बर्थ देता है अपनी स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी के लिए. रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ नहीं है. क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है किसी में नहीं होती, किसी में होती है. फॉर एग्जाम्पल इनफर्टाइल ह्यूमन है, कोई ह्यूमन बीइंग है जो यंग वन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं, वो लिविंग है. तो मतलब रिप्रोडक्शन करना और रिप्रोडक्शन ना करना लिविंग या नॉन लिविंग होना डिफाइन नहीं करता. हमारे पास वर्कर बीज हैं जो इनफर्टाइल होती हैं, म्यूल के पास फर्टिलिटी नहीं होती, लेकिन ये सारे लिविंग हैं. तो मतलब इनके पास बाकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है जो एक पर्सन को लिविंग बनाती हैं. ये तीनों ही एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं. ये तीनों बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स हैं याद करने के लिए. नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, जो भी लिविंग होगा वो सेल से बना होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन. तो जिस भी ऑर्गेनिज्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल से बना है वो लिविंग है, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म. नंबर 4th प्रॉपर्टी
मेटाबॉलिज्म मतलब सारी रिएक्शंस जो एक सेल में हो रही हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म में हो रही है। अब हमारी बॉडी में कितनी रिएक्शंस होती रहती हैं, चाहे वो एनाबॉलिक हो या कैटाबॉलिक, मतलब चाहे वो एनर्जी यूज़ कर रही हैं या वो एनर्जी रिलीज कर रही हैं, कोई सब्सटेंस बना रही हैं, कोई सब्सटेंस तोड़ रही हैं, सारी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चली जा रही हैं। ये सारी रिएक्शंस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म चलेगा तो बॉडी काम करेगी, मेटाबॉलिज्म ख़त्म तो बॉडी डेड, इंसान काम ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ बोलते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म चल रहा है वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, जिसमें नहीं चल रहा वो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है। और हम रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं आउटसाइड द बॉडी। हम इतनी सारी रिएक्शन स्टडी करते हैं, हमने उन्हें आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म भी किया हुआ है। तो वो जो रिएक्शंस हैं हम उनको लिविंग रिएक्शंस बोलेंगे, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस ही तो होती हैं। लेकिन अगर हम उस सिस्टम की बात करें जिस सिस्टम में आउटसाइड द बॉडी वो रिएक्शंस हो रही हैं, क्या वो सिस्टम लिविंग सिस्टम होगा? नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ रिएक्शंस हो रही हैं, उसमें मेटाबॉलिज्म चल रहा है, बट उसमें और कोई भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ नहीं है। ना उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ना उसमें कोई और प्रॉपर्टी है। तो एक प्रॉपर्टी के होने से और बाकी सारी प्रॉपर्टीज ना होने से हम उस सिस्टम को लिविंग सिस्टम नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ उन रिएक्शंस को लिविंग रिएक्शंस बोलेंगे। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? अब हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होगा, कोई हमें बुलाएगा, हम उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट? हमें पता लगेगा हमारे सराउंडिंग्स में क्या चेंज हो रहा है, क्या एनवायरनमेंट बदल रहा है, राइट? तो ये चेंज को सेंस करना या किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना, ये होती है कॉन्शियसनेस। और ये सबसे ज़्यादा कंप्लेक्स प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एंड इवन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ये लाइफ की। एंड हमारी ह्यूमन बींग्स में क्या है, जैसा हमारे सराउंडिंग का चेंज होता है हम वैसे चेंज कर जाते हैं, हम कोरिलेट कर सकते हैं, हम सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश करते हैं, वी अडेप्ट, राइट? ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियसनेस एग्जिबिट नहीं करता, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। अब अगर हम एग्जांपल लें, कोई कोमा पेशेंट है, राइट? अनकॉन्शियस है, बेहोश है, उसको कुछ पता नहीं लग रहा, उसको बुलाओगे वो जवाब नहीं देगा, राइट? या अगर कोई उसके एनवायरनमेंट में कोई चेंज होगा, कोई स्टिमुलस होगा, तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। अब ऐसे पर्सन को हम लिविंग पर्सन डिक्लेयर करते हैं कि डेड पर्सन डिक्लेयर करते हैं। इस टाइम पे हम पर्सन को ना ही लिविंग कहते हैं और ना ही नॉन लिविंग कहते हैं, क्योंकि उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन उसमें मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है, रिएक्शंस चल रही हैं, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो उसमें एक प्रॉपर्टी नहीं है, बट बाकी सारी प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ उसके अंदर है। तो उस पेशेंट को हम लिविंग नॉन लिविंग दोनों ही कंसिडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनॉमी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, पूरा चैप्टर ही इस पे बेस्ड है। पहले जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ हैं वो पहले एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखती थी, अब एनसीईआरटी से रिलेटेड है, बट एक नॉलेज होना, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स पता होना, ये पता होना कौन सी लिविंग है, कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। डिटेल हम टेक्सोनॉमी की पढ़ेंगे जो हमारा मेजर टॉपिक है। तो टेक्सोनॉमी क्या होती है? अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमें क्या पता वो क्या है, किस कैटेगरी में फिट होता है, कौन से किंगडम का है, राइट? क्या स्पीशी है उसकी। अब उसको सारा उसके करेक्टरिस्टिक्स पता करना, उसको आइडेंटिफाई करना कि उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका नाम क्या है, राइट? उसको क्लासिफाई करना, वो किस स्पीशीज़ में आता है, किस क्लास में आ रहा है, किस किंगडम में आ रहा है, वो सारा इंक्लूड होता है टेक्सोनॉमी में। एंड ये स्टेप बाय स्टेप है, ऐसे नहीं होता भी पहले नाम रख दोगे और फिर देखोगे कि वो उसके करेक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हमें स्टडी करना है, सबसे पहले हम उसके करेक्टर्स देखते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स क्या है। फिर उस करेक्टर्स के बेस में हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल में वो ऑर्गेनिज्म है क्या, राइट? फिर हम उसका नाम देते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं विद स्पेसिफिक रूल्स जो ऑल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किए जाए, राइट? अब हम पुराने नेम्स या कॉमन नेम्स तो देते नहीं हैं, हम साइंटिफिक नेम्स देते हैं।
एंड देन जब हमने उसके कैरेक्टर्स पढ़ लिए, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसका नाम दे दिया, फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं बाकी ग्रुप्स के साथ कि ये कौन से ग्रुप के साथ क्लासीफाई हो रहा है, ये कौन से ग्रुप में इंक्लूड हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। जब हम पहले टेक्सोनॉमी किया करते थे ना एंशिएंट टाइम्स में, या पुराने जो मेथड्स थे उनके अकॉर्डिंग सिर्फ हम एक ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स देखते थे, भी एक्सटर्नली वो कैसा दिखता है, एक्सटर्नली उसके क्या फीचर्स हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग उसके कैरेक्टर्स पढ़े और उसको क्लासीफाई कर दिया। अब हम वो मेथड यूज़ नहीं करते क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कोई दो ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटर्नली बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं वो सेम भी हो सकते हैं, और कोई एक्सटर्नली दो सेम दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्या पता वो डिफरेंट स्पीशीज़ के हों। तो अब हम क्लासिकल टेक्सोनॉमी का मेथड यूज़ नहीं करते। अब हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर्स देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस देखते हैं, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखते हैं कि वो कहाँ से किस चीज़ से उसका एवोल्यूशन हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी हैं। ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन है जो आपको याद होनी चाहिए। फिर जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, अब ये तो है नहीं क्लासिफिकेशन हमने अब करनी शुरू की है, क्लासिफिकेशन बहुत पहले से चलती आ रही थी। लेकिन क्लासिफिकेशन पहले क्यों की जाती थी? पहले की जाती थी अपनी यूज़ अकॉर्डिंग, भी ये ऑर्गेनिज्म हमारे काम का है, इस ऑर्गेनिज्म से हमें ये चीज़ मिल रही है, ये हमारे काम का है, तो हम अब इसे क्लासिफाई करेंगे कि ऐसे और कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं या ये कौन सी टाइप में आता है। पहले क्लासिफिकेशन की जाती थी सिर्फ यूज़ अकॉर्डिंग। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं सब कुछ स्टडी करने के लिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है या हमारे अर्थ पे है तो हम उसको स्टडी करते हैं कि वो क्या है, क्यों है, उसका यूज़ क्या है या उसका बेनिफिट क्या नहीं है। पहले सिर्फ यूज़ तक सीमित थे, भी अगर ये ऑर्गेनिज्म काम का है तो उसको क्लासीफाई करते हैं, वरना नहीं। अब हम बात करेंगे सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? टेक्सोनॉमी में जब हम फाइलोजेनी जोड़ देते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जोड़ देते हैं, एवोल्यूशनरी स्टडी जोड़ देते हैं, तो वो बन जाती है सिस्टमैटिक्स। फाइलोजेनी क्या है? जब हम ऑर्गेनिजम्स के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स फाइंड करें, ठीक है। एंड ये जो सिस्टमिक्स वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट कम्स नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब पहले क्या होता था, प्लांट्स एंड एनिमल्स को लोकल नेम से बुलाया जाता था। वो लोकल नेम्स, मान लो पंजाब में मैं किसी चीज़ को कुछ और बुलाती हूँ और हरियाणा में वो लोग सेम चीज़ को कुछ और बुला रहे हैं, या एक कंट्री में कुछ और बुलाया जा रहा है, दूसरी कंट्री में कुछ और बुलाया जा रहा है। तो एक पंजाब के साइंटिस्ट और हरियाणा के साइंटिस्ट, या मान लो इंडिया के साइंटिस्ट और यूएसए के साइंटिस्ट ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। इंडिया वाला सेम चीज़ बोल रहा है लेकिन यूएसए वाले को तो उसका नाम ही कुछ और पता है। तो ऐसे क्या हुआ कि लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड नेम रखा गया, एक स्टैंडर्ड रूल्स रखा गया जिसके अकॉर्डिंग सारे ऑर्गेनिजम्स का नॉमेनक्लेचर हो, ताकि वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन हो सके। अगर मैं एक चीज़ का नाम लूँ तो सामने वाले को समझ आए कि वो क्या चीज़ है, राइट। तो एक स्टैंडर्ड नेम हर एक ऑर्गेनिज्म को असाइन किया गया बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट करते हैं। जो प्लांट्स हैं उनके लिए साइंटिफिक नेम्स किस प्रिंसिपल से रखे जाएंगे वो कहाँ प्रोवाइडेड है? ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। एंड एनिमल्स के लिए ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। फुल फॉर्म ज़रूरी है। फुल फॉर्म ICBN की जो है NCERT में गिवन है, ICZN की NCERT में दी नहीं हुई है, बट यू कैन रिमेंबर, बहुत ही ईजी फुल फॉर्म्स हैं। अब नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स रखे गए। अब वो रूल्स क्या थे? ये रूल्स दिए गए लीनियस द्वारा, कैरोलस लीनियस ने ये रूल्स दिए। ये रूल्स को हम क्या बोलते हैं? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्यों? क्योंकि इस नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हर एक ऑर्गेनिज्म के नेम में दो पार्ट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे। पहला जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट।
जो फर्स्ट जेनेरिक नेम है वो जीनस रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड कंपोनेंट है वो डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल हम मैंगो का साइंटिफिक नेम लें, मैंजिफेरा इंडिका। इसमें क्या है, मैंजिफेरा उसका जीनस है, इंडिका उसकी स्पीशीज है। जो जीनस का फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज कैपिटल होगा और जो हमारे स्पीशीज का फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज स्मॉल होगा। एंड सारे जो नेम्स हैं वो लैटिन में लिखे जाते हैं क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, विद टाइम चेंज नहीं होगी, राइट। अब साइंटिफिक नेम को हम ऑलवेज इटैलिक्स में लिखते हैं लैटिन ओरिजिन इंडिकेट करने के लिए। एंड अगर हम उसे लैटिन में नहीं लिख रहे, हैंड रिटन लिख रहे हैं, तो हम दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। एंड कई बार हम साइंटिफिक का नेम, साइंटिस्ट का नेम या ऑथर का नेम भी स्पेसिफिक एपिथेट के बाद जोड़ सकते हैं। उसको हम नॉर्मली लिखते हैं, इटैलिक्स में नहीं लिखते। साइंटिस्ट का पहला वर्ड, जो पहला लेटर है वो कैपिटल और एब्रिवेटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीनियस नेम बोटानिकल नॉमेनक्लेचर के रूल्स किस बुक में दिए थे, स्पीशीज पेंटेरम 1753, और जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के दिए थे सिस्टेमा नेचुरा 1758। जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर वाली बुक का नेम एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन बोटानिकल नॉमेनक्लेचर वाली का नेम नहीं गिवन, बट एक का दिया हुआ है तो सेकंड वाली का हमें याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज टेक्सोनमिक हिरार्की। अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो अब हमें सबको पता है कि स्पीशीज है, जीनस है, तो कोई ऑर्डर तो होता होगा, कोई हिरार्की तो होती होगी भी। सबसे ऊपर कौन, फिर उससे नीचे और थोड़ा स्पेसिफिक हो गया वो, फिर और तो ऐसे हिरार्की क्या है, टेक्सोनमिक हिरार्की ये एक सीक्वेंस है जिसके अकॉर्डिंग हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं और ईच स्टेप इस हिरार्की का हम उसको बोलते हैं कैटेगरी, राइट। अब वो कैटेगरी जिनके बगैर या जिनके विदाउट विच क्लासिफिकेशन इज इनकम्प्लीट, जिनके बिना क्लासिफिकेशन हो ही नहीं सकती, उनको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरीज। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। नंबर 1 किंगडम, सेकंड फाइलम, फाइलम वी यूज फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन वी यूज फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट इज क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। इसको याद करने का तरीका क्या है, KPC ऑफ GS, ओके। देन ये जो कैटेगरीज उसके बाद आती हैं, हमारे पास कुछ और कैटेगरीज होती हैं जो कि क्लासिफिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, उनको हम बोलते हैं नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरीज। जैसे कि सुपर क्लास फाइलम और क्लास के बीच में आती है, सब फैमिली फैमिली और जीनस के बीच में आती है, ट्राइब सब फैमिली और जीनस के बीच में आती है। अब ये जो है ये नॉन ऑब्लिगेट हैं, इनके बिना भी हम क्लासिफिकेशन पूरी कर सकते हैं, बट जो ऊपर वाली 7 है ये ऑब्लिगेट है, इसके बिना किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन इनकम्प्लीट है। एंड हर एक कैटेगरी को हम रेफर करते हैं एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी एक क्लासिफिकेशन का यूनिट डिफाइन कर रही है और एक रैंक रिप्रेजेंट कर रही है। हर एक का अपने रैंक है। फॉर एग्जांपल किंगडम का हाईएस्ट रैंक है, स्पीशीज का लोएस्ट रैंक है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, जैसे जैसे हम हिरार्की में डाउनवर्ड जाते हैं, दैट इज किंगडम टू स्पीशीज जाते हैं, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का नंबर है उस कैटेगरी के मेंबर्स के बीच में वो बढ़ता रहता है, या हम कहते हैं ज़्यादा स्पेसिफिक हो जा रहा है या कम जनरल हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीशीज़ की बात करते हैं, लाइक होमोसेपियंस की बात करते हैं, तो होमोसेपियन स्पीशीज सारे बहुत एक जैसे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कम जनरल हैं बाकी सारे एनिमल किंगडम से अगर हम देखें, राइट। और हम फैमिली में जाते जाएंगे, क्लास में जाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेमेलिया के बारे में बात करूं, मेमेलिया में और भी बहुत आते हैं, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम हैं, राइट। क्लास के बाद अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, लाइक प्रिमाटा अगर मेरे पास ऑर्डर है तो उसमें और थोड़े कम हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो हमारे पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो उसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ ही जाएंगे। जितने भी वो मेंबर्स हैं स्पीशीज के, उनके आपस में कैरेक्टर्स
बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे और कम जनरल होंगे, भी स्पेसिफिक हो जाएंगे वो। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये भी एक पॉइंट याद रखना कि जितनी ज़्यादा हायर कैटेगरी होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं किंगडम एनिमेलिया के लेवल पे बात करूँ, एनिमेलिया किंगडम है, मैंने उससे कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म उठा लिए, मान लो एक पॉरीफेरा का है, एक ममेलिया का है, तब उन दोनों के बीच में मुझे रिलेशनशिप फाइंड करने में मुश्किल होगी क्योंकि लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर मैं उसको और ज़्यादा फाइलम भी कर दूँ, फाइलम मान लो मैं कॉर्डेटा में आ गई, फिर मैं क्लास भी आगे उसमें ममेलिया में आ जाऊँ, ठीक है, फिर मैं उसमें ऑर्डर भी डिफाइन कर दूँ, फिर मैं उसमें फैमिली भी डिफाइन कर दूँ, तो मैं जैसे जैसे नीचे आ रही हूँ मुझे उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना ईजी हो रहा है। अगर मैं किंगडम एनिमेलिया और फाइलम कॉर्डेटा की बात करूँ तो मुझे एनिमेलिया में 2 ऑर्गेनिजम्स को रिलेट करना ईजी होगा कि कॉर्डेटा में फाइलम में मुझे ईजी पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा हायर लेवल उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी। एक वर्ड आता है टेक्सॉन। अब टेक्सॉन वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास एक पर्टिकुलर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जैसे किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स, वो सारे, उनके पास कोई ना कोई पर्टिकुलर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक तो है ना, तभी वो किंगडम एनिमेलिया में है, और वो सारे किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करें, तो वो सारा किंगडम एनिमेलिया एक टेक्सॉन है, राइट। हालांकि अगर मैं मेमेलिया क्लास की बात करूं तो जितने भी मेमेलिया में मेंबर्स आ रहे हैं उनके पास भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनकी एक क्लास है, तो वो भी एक टेक्सॉन है। तो टेक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक कैटेगरी में है और उनके पास कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। टेक्सॉन किसी भी लेवल पे हो सकता है, किंगडम के लेवल पे भी हो सकता है, जीनस के स्पेशल लेवल पे भी हो सकता है। और जैसे जैसे हम नीचे आते रहेंगे डाउन द हिरार्की, उतना उतना टेक्सॉन छोटा होगा। किंगडम एनिमेलिया की बात करूँ तो वो टेक्सॉन बहुत बड़ा है, उसमें सारे एनिमल्स हैं। अगर मैं जीनस में आ जाऊँ तो वो तो बहुत ही छोटा हो जाएगा फिर कंपैरेटिवली, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही जीनस है। फिर स्पीशीज और छोटा हो जाएगा क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज के मेंबर हैं, राइट। सो टेक्सॉन हर एक लेवल के लिए अपनी एक टर्म है, हर एक लेवल के लिए डिफाइंड है, हर एक कैटेगरी के लिए डिफाइंड है। अब हम बारी बारी करके सारी हिरार्की वाली टर्म्स को स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले सबसे लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे स्पीशीज। सबसे बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं जो कि नोन है एंड डिस्क्राइब्ड हैं, दैट आर 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस इज द नंबर गिवन इन द एनसीईआरटी। जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है वो अर्नस्ट मेयर ने दिया था। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअली इंटरब्रीड कर सकते हैं, फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए, वो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, राइट। एंड मेंबर ऑफ 2 different species cannot interbreed with each other, that is they are reproductively isolated. So ये species concept है कि हम एक species को कैसे define कर सकते हैं, organism which can sexually interbreed to produce fertile young ones. अब एक जीनस में काफ़ी सारी स्पीशीज हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक जीनस में एक ही स्पीशी होगी। फॉर एग्जांपल होमो सेपियंस, होमो जीनस में सिर्फ एक ही स्पीशीज है सेपियंस, बट और भी हमारे पास जीनस है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पेंथेरा, जो पेंथेरा जीनस है उसमें लायन भी आता है, टाइगर भी आता है, उसमें स्पेसिफिक एपिथेट लियो भी है, टिग्रिस भी है, राइट। ये हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, मतलब लाइक उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी, फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हैं, उसके बेसिस पे एक जीनस में कितनी स्पीशीज हो सकती हैं। अब जैसे ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं एनसीईआरटी की हैं, याद करनी बहुत ज़रूरी हैं। पेंथेरा स्पेसिफिक एपिथेट में लायन भी होता है यानी कि लियो, टाइगर भी होता है, टिग्रिस, और एक सोलानम है जीनस, सोलानम जीनस में टोमेटो भी होता है, ट्यूबरोसम, मेकोई, निग्रम एंड ब्रिंजल, मिलोंजना। ये दोनों ही एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के हैं एंड ये याद करने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज जीनस। एक फर्दर हमारे पास बड़ी कैटेगरी आ गई। जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जैसे कि पोटैटो एंड ब्रिंजल। पोटैटो एक अलग स्पीशीज है, ब्रिंजल एक अलग स्पीशीज है, लेकिन दोनों का जीनस सेम है, सोलानम। वैसे ही लायन, टाइगर, लेपर्ड तीनों अलग स्पीशीज हैं, लेकिन तीनों का जीनस सेम है, पेंथेरा। फिर
ये सारे बहुत ही छोटी छोटी एक्सप्लेनेशंस हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, एंड ये एग्जाम्पल्स याद करनी इंपॉर्टेंट है। जो कोई इंपॉर्टेंट लाइन है वो याद करनी ज़रूरी है जो कि हाईलाइटेड है। फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करेंगे फैमिली की। जैसे जीनस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज था, वैसे ही फैमिली ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस है। लेकिन फैमिली में क्या होगा, जीनस एंड स्पीशीज के कंपैरेटिवली कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगे, कम नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज होंगी। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब हम प्लांट स्पीशीज में फैमिलीज को करेक्टराइज करते हैं तो हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर्स देखते हैं, राइट? जैसे कि प्लांट्स में सोलानम, पिटूनिया, डिटूरा 3 डिफरेंट जीनस हैं लेकिन इनकी फैमिली सेम है, सोलेंसिए। और एनिमल्स में जैसे कि पेंथेरा एंड फेलिस, फेलिस वो वाला जीनस है जिसमें कैट्स इंक्लूड होती हैं। पेंथेरा एंड फेलिस दोनों डिफरेंट जीनस हैं लेकिन इनकी फैमिली सेम है, फेलिटिए। अगला हमारे पास अदर हायर कैटेगरी इज ऑर्डर। ऑर्डर एक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज हैं और उनमें फिर थोड़े और कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो गए। जैसे कि हमारे पास 2 प्लांट फैमिलीज हैं, कॉन्वल्सिए एंड सोलेंसिए, दोनों ही पॉलीमोनियल्स में इंक्लूड होती हैं। किस बेसिस पे इंक्लूड है? फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। जो फैमिली में हाईलाइटेड पॉइंट था वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स वाला, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। और ये कि किस बेसिस पे एक ही फैमिली में, एक ही ऑर्डर में है फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है विच यू नीड टू रिमेंबर। एनिमल्स में अगर हम बात करें, फेलिडे एंड कैनिडे, कैनिडे होते हैं डॉग्स, ये दोनों ही सेम, दोनों फैमिलीज एक ही ऑर्डर में है जिसको हम बोलते हैं कार्निवोरा। नेक्स्ट इज क्लास। क्लास क्या है? रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप है। जैसे कि प्रिमाटा में हमारे पास मोंकी भी है, गोरिल्ला भी है, गिबन भी है, ये सारे मेमेलिया क्लास में है, राइट? और साथ ही साथ जो ऑर्डर कार्निवोरा है जिसमें टाइगर भी है, कैट भी है, डॉग भी है, ये सारे भी मेमेलिया में इंक्लूड होते हैं। ये दोनों ऑर्डर एक ही क्लास में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज फाइलम। फाइलम क्या है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस, जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स, ये सारे डिफरेंट क्लासेस हैं लेकिन इनका फाइलम एक ही है, कॉर्डेटा। और इनमें क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इनमें नोटोकॉर्ड है, डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम है। प्लांट्स में हम फाइलम की जगह डिवीजन टर्म का यूज करते हैं, जैसे कि डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स, दोनों डिफरेंट क्लासेस हैं लेकिन उनकी डिवीजन सेम है, एंजियोस्पर्म। नाउ इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम। सारे एनिमल्स, जौन सा मर्जी फाइलम हो, जौन सी मर्जी क्लास हो, सबका एक ही किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया। सारे प्लांट्स एक ही किंगडम है, किंगडम प्लांटे। नेक्स्ट इज दिस टेबल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो एंड वीट। इनका बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम सब पता होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल। आगे हम बात करते हैं हमारा एक अगला शॉर्ट टॉपिक, टेक्सोनॉमिकल एड्स। अब टेक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो क्या चीज़ है? वो सब्सटेंसेस जो हमें स्टडी करने में मदद करें, राइट? जिससे हम टेक्सोनॉमिकल स्टडी कर सकें, स्पीशीज़ के बारे में पढ़ सकें, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ सकें, जो कि हमें उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ सकें जो हमें एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में और हमारे डाइवर्सिटी को जानने में हमारी मदद करें। तो उसके लिए हमें क्या मदद करते हैं? टेक्सोनॉमिकल एड्स, राइट? एंड इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम करेक्ट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो हमें काफ़ी सारी लेबॉर्ट्री स्टडी करनी पड़ती है, राइट? हमें काफ़ी सारे कलेक्शन चाहिए होते हैं, स्पेसिमेन चाहिए होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ के, ताकि हम उसको स्टडी कर सकें, उसको क्लासीफाई कर सकें। तो उस सब में हमारी मदद कौन करते हैं? टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स रिटन भी हो सकते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, या एरियाज भी हो सकते हैं जहाँ हम जाके पढ़ सकते हैं। जिसमें से नंबर 1 हम बात करेंगे हर्बेरियम। दिस इज अ पैराग्राफ फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी विच यू कैन रीड फॉर important points such as where are these used, for example in agriculture, forestry, industry and in general. सबसे पहला जो हमारे पास टेक्सोनॉमिकल एड है वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है?
स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट्स का, जिनको ड्राई किया जाता है, फिर उनको शीट्स के ऊपर प्रेस करके प्रिजर्व किया जाता है। एक प्लांट को ड्राई करके शीट के ऊपर प्रेस करके एंड उन शीट्स को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। एंड इन शीट्स को हम रूल्स अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, एंड वो रूल्स क्या है, बेंथम एंड हुकर रूल्स। अब एक शीट है, उसके ऊपर हमने प्लांट रखा, चिपकाया है, प्रेस किया है। अब हमें क्या पता वो प्लांट क्या है, तो उस शीट के साइड पे एक इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। उस इंफॉर्मेशन में क्या होता है, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, लोकल नेम एंड बोटानिकल नेम, फैमिली नेम, कलेक्टर्स नेम। 7 चीज़ें उस शीट के ऊपर लिखी जाती हैं। 7 चीज़ें अगर याद नहीं हो रही हैं तो वैसे ये टॉपिक अभी एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगर आपको पता हो 7 चीज़ें होती ही होती हैं भी। यू शुड नॉट कंफ्यूज कि क्या चीज़ दी है और क्या चीज़ नहीं दी होती। ये बोल्ड लेटर्स ये एनसीईआरटी में लिखे हुए थे, अब ये टॉपिक नहीं है, बट व्हेन इट वाज देयर ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 7 के 7 पॉइंट्स। नेक्स्ट आ जाता है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन, अब हर्बेरियम में आपने क्या पढ़ा कि हमने एक प्लांट को ड्राई कर दिया, मतलब वो प्लांट अब मर चुका है। बट बोटानिकल गार्डन में हमारे पास लिविंग प्लांट्स हैं। हमने लिविंग प्लांट्स को एक गार्डन में रखा हुआ है, गार्डन में उनको उगाया हुआ है, उनकी वेल केयर की जा रही है, एंड हम वहाँ से उन लिविंग प्लांट्स को ही स्टडी कर रहे हैं। सो बोटानिकल गार्डन्स आर अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। और वहाँ क्या होता है, हर एक प्लांट के साथ एक लेबल होता है जिसपे उसका बोटानिकल नेम एंड फैमिली नेम लिखा होता है, राइट। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है रॉयल बोटानिकल गार्डन इंग्लैंड में। और भी हमारे पास काफ़ी सारे फेमस बोटानिकल गार्डन्स हैं, जैसे कि इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ये तीनों नेम्स एनसीईआरटी में गिवन थे, सो यू शुड नो। आगे म्यूजियम्स के बारे में तो हम सबको पता होता है। म्यूजियम्स क्या है, प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स की कलेक्शन है। स्पेसिमेंट्स को हम किसी कंटेनर्स में भी रख सकते हैं फॉर्मेलिन सॉल्यूशन डाल के, या हम उन्हें ड्राई स्पेसिमेंट्स भी प्रिजर्व रखते हैं। इंसेक्ट्स को हम क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को हम उनको कलेक्ट करके, किल करके एंड उनको पिन करके रख देते हैं, और जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनको हम स्टफ कर देते हैं, राइट। तो म्यूजियम जस्ट एक कलेक्शन है स्पेसिमेंट्स की फॉर स्टडी रिसोर्सेज। नेक्स्ट जूलॉजिकल पार्क्स, जिसे जू बोला जाता है, जिसको हम बहुत ही शौक से घूमने भी जाते हैं, बच्चों को दिखाई जाती है। सो इसमें क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स को हम रखते हैं, हम वहाँ वाइल्ड एनिमल्स को स्टडी करते हैं कि उनका नेचर क्या है, वो कैसे रहते हैं, राइट। एंड उन्हें उनके नेचुरल इन्वायरमेंट जैसी कंडीशंस दी जाती हैं ताकि हम उन्हें स्टडी कर सकें। नेक्स्ट इज की क्या है, एक रिटन टाइप ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड है जिसमें हम सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। की में क्या होता है, एक पेयर होता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक का। फॉर एग्जांपल एक पेयर है कि द ऑर्गेनिज्म हैव लिम्स, और दूसरी लाइन है ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव लिम्स। तो ये दोनों क्या है, कंट्रास्टिंग है, पेयर है, और इस पेयर को हम बोलते हैं कपलेट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मैं एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रही हूँ, मैंने देखना है कि उसके पास लिम्स हैं कि नहीं है। फॉर एग्जांपल स्नेक को स्टडी कर रही हूँ, तो इट हैज़ लिम्स वाले को मैं एक्सेप्ट करूँगी, एंड इट हैज़ लिम्स वाले को मैं रिजेक्ट करूँगी, एंड इट डज नॉट हैव लिम्स वाले को मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। सो इसमें हम एक को एक्सेप्ट करके, एक को रिजेक्ट करके उसके फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं कि आखिर में वो ऑर्गेनिज्म है क्या, राइट। हर एक कपलेट की स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लीड, और कीज जो होती हैं वो होती हैं एनालिटिकल इन नेचर। अब आ गए, ये तो सारी हमारी जगहें थी, राइट, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम। अब हम पढ़ते हैं बुक्स से भी तो हम एड ले सकते हैं, बुक से भी हम टेक्सोनॉमिकल एड ले सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। वो क्या है, सबसे पहले फ्लोरा फौना तो सबको पता ही है। फ्लोरा होता है प्लांट और फौना होता है एनिमल। तो जब हम एक एरिया की प्लांट स्पीशीज़ को पढ़ते हैं, जिस बुक में एक स्पेसिफिक एरिया की सारी प्लांट स्पीशीज़ के बारे में दिया हुआ है, दैट इज़ फ्लोरा। आगे आती है मैनुअल, वो बुक जिसमें एक एरिया की सारी स्पीशीज़, प्लांट है, एनिमल है, जो मर्जी है, सारी स्पीशीज़ के बारे में दिया हुआ है, दैट इज़ मैनुअल। कैटलॉग एक तरह का इंडेक्स है फॉर द मैनुअल।
इसमें एक एरिया की सारी स्पीशीज के नाम है सिर्फ। एंड लास्ट इज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में सिर्फ एक टेक्सॉन के बारे में दिया हुआ है। यूजुअली कंफ्यूजन होता है मैनुअल एंड मोनोग्राफ के बीच में, कंफ्यूज हो जाते हैं भाई मैनुअल क्या थी एंड मोनोग्राफ क्या थी। जैसे कि ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी हम एक पर्सन की पढ़ते हैं तो दैट इज ग्राफ, बायोग्राफ। वैसे ही मोनोग्राफ एक टेक्सॉन की है एंड मैनुअल पूरी स्पीशीज की है एक एरिया में। सो दिस वॉज फॉर living world, a short explanation with short notes. You can also message or comment for the PDF of notes and I'll just send it to you. And it's a very easy chapter and जितना जल्दी हम इसको याद करें और पढ़ लें, important points याद कर लें, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है एंड काफ़ी बार आ भी चुका है. You can also practice the PYQs for living worlds and I'll be also putting some of the questions as test. Thank you so much. Do not forget to like, share and comment.